अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की जानिब से मेरे बच्चों पर सलामती हो, खुशियाँ हों और बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा जी हाजिर हूँ मैं क्लास सेकेंड ईयर उर्फ 12th के लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 के साथ। ठीक, लेक्चर नंबर 9 को हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं और दोनों में एक साथ अपलोड करूँगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या था ये पढ़ना है कि हार्डी वेनबर्ग ने क्या लॉ दिया था। और पार्ट 2 में हमने 2 चीज़ें पढ़नी हैं कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन दैट इज़ P + Q = 1 क्या है, और दूसरा हार्डी वेनबर्ग थ्योरम दैट इज़ P² + 2PQ + Q² = 1 क्या है। तो ये चीज़ आपको पार्ट 2 में मिलेगी, ये दोनों इक्वेशंस और उनको साबित करना आपको पार्ट 2 में मिलेगा। लेकिन पार्ट 1 में हमारा जो टॉपिक है वो है जनाब हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। वैसे तो ये मैंने बुक की हेडिंग लिखी हुई है, तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के इस हेडिंग के 3 चीज़ें हैं। पहला है जी डेफिनेशन ऑफ लॉ, के लॉ को डिफाइन करें, इसके प्रिंसिपल को करें डिफाइन। और दूसरा है जनाब के P + Q = 1, इसकी इक्वेशन का क्या मतलब है। और तीसरा है कि इसका थ्योरम P² + 2PQ + Q² से इसकी क्या मुराद है। तो ये हमने इसको 3 हिस्सों में करना है। जो बच्चा इन 3 हिस्सों में इसको कर गया वो इसको बड़ा इजीली याद कर लेगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो आपने ये तीनों चीज़ें लिखनी है। ठीक है, पहले डेफिनेशन, ये सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 2 मेरे बच्चे लिखेंगे P + Q = 1, इसकी हेडिंग दोगे हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, और थर्ड हेडिंग आप दे दोगे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम दैट इज P² + 2PQ + Q² = 1। लो मेरा बच्चा, क्या है, इन्होंने क्या कहा था बेटा जी। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है कि किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो दे डिस्क्राइब्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पिछले वाले लेक्चर में आप जीन फ्रीक्वेंसी पर रुके थे, अब बात आ रही है जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बेशक लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में मैं आपको निकालने सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने पेशेंस रखना है, चूँकि बुक की तरतीब में पहले उन्होंने थ्योरम का जिक्र कर दिया है, बाद में प्रिंसिपल की तरफ आएंगे। तो हम कोई बात नहीं, हम जब आप इसको एक्सप्लेन करने लगो तो ये वाली लाइन लिख दो, क्या भला कि दे डिस्क्राइब्ड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस। कौन सी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस हैं? वही खानदान जिनमें कजन मैरिजेस, पुप्पी दा पुत्र पुप्पी दी धी, मामे चाचे, बस हो गई खबरदार दे खानदान तो बाहर गया थे। ऐसी पॉपुलेशंस बेटा नॉन इवॉल्विंग होती हैं। उन पॉपुलेशंस में वैराइटीज़ कोई नहीं आती, उन पॉपुलेशंस में कोई वैरायटी नहीं आती। उनके जीन पूल में अलील्स फिक्स हो जाती हैं, पढ़ा था ना फिक्स अलील। उनके जीन पूल में अलील्स भी फिक्स हो जाती हैं, बीमारियां घर कर लेती हैं। तो जनाब कहता है दे डिस्क्राइब्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। तो ये उस पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है बेटा जिनमें दूसरी पॉपुलेशंस के साथ मेटिंग नहीं होती। तो बेटा हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के ज़रिए इन्होंने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज निकाली। दूसरे लफ्ज़ों में कल हमने निकालने सीखी थी जीन फ्रीक्वेंसी, आज हम निकालने सीखेंगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हार्डी वेनबर्ग ने किस तरह निकाली थी, तो वो है पार्ट 2 में। मेरा बच्चा याद रखें, हार्डी और वेनबर्ग दीज आर 2 साइंटिस्ट। ये कितने साइंटिस्ट हैं जी? 2, हार्डी अलग वेनबर्ग अलग। इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया किसमें? 1908 में। इन्होंने अपना लॉ किस में दिया? 1908 में। हार्डी वेनबर्ग कहते क्या है तो सुनो,
मैंने फिर समझाने की कोशिश की। पता ना, कहा गया कि खबरदार बाहर निकल के ब्याह नहीं करना, बाहर ब्याह नहीं करना। और मैंने उन्हें समझाया कि देखें, हमारे ख़ानदान में हार्ट अटैक की अलील्स फिक्स हो चुकी हैं, डायबिटीज़ की अलील्स फिक्स हो चुकी हैं, बीमारियों की अलील्स रिसेसिव ऑर्डर में फिक्स हो चुकी हैं। एक ट्रेट जिसकी कोई 300 टाइप्स ऑफ अलील्स हैं, पूरी दुनिया में 300 टाइप्स हैं, हमारे ख़ानदान में सिर्फ 2 ही रह गई हैं। उन 300 टाइप्स में से सिर्फ 2 अलील्स हमारे ख़ानदान में रह गई। ऐसी पॉपुलेशंस बेटा नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस होती हैं जिन पॉपुलेशंस के अंदर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 ही अलील्स रह जाएं। सिर्फ क्या रह जाएं? 2 ही अलील्स रह जाएं। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, बस यही रह गई है, और कोई तीसरी वैरायटी दूसरी पॉपुलेशंस में है, वहां कोई जाने नहीं दे रहा। तो एवोल्यूशन नहीं आने वाली बेटा, एवोल्यूशन नहीं आएगी। एवोल्यूशन तब आएगी जब एक जगह की पॉपुलेशन किसी दूसरी जगह की पॉपुलेशन के साथ मेटिंग करेगी। तो फिर मैंने समझाया, अब्बा जी, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील्स, हमारे पॉपुलेशन में जो अलील्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं और हमारे अंदर जो जीनोटाइप्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो जीनोटाइप्स की बस 3 जीनोटाइप आ रहे हैं ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बस यही जीनोटाइप्स हैं। ऐसे 3 रह गए, और कोई आंदा ही नहीं पिया। तो मैंने उन्हें समझाया, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील्स एंड जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल, अब्बा जी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। लाइट चली गई, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा, मेरा ख्याल है नजर आ रहा है आपको, बल्कि ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। The frequencies of the alleles and the genotypes in a population gene pool will remain constant. Abba ji, it will remain constant. It will remain same over generations. Generation after generation ये चीज सेम रहेगी। ये चीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब्बा जी ने क्या, तो फिर तब्दीली क्यों आएगी? और मैं कहा, अब्बा जी, तब्दीली तब आएगी जब अनलेस एक्टेड अपॉन, कि हमारी पॉपुलेशन में, लो जी बीच में एकदम डिस्को लाइट वाला माहौल हो गया था, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना है। अच्छा भी सुनो, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील्स एंड द जीनोटाइप्स इन द पॉपुलेशन, मैं उन्होंने क्या, मैं क्या बाजी, अलील्स की फ्रीक्वेंसीज, अलील्स और जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसीज किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहेंगी ओवर जनरेशंस। उन्होंने कहा फिर तब्दीली कैसे आएगी? हम अपने खानदान में से शुगर को कैसे खत्म करें, ब्लड प्रेशर को, हार्ट अटैक को कैसे खत्म करें? और मैं कहा, बाजी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स, कुछ जब तक कुछ एजेंट्स नहीं रूनुमा होंगे, ये तब्दीली नहीं आने वाली, ये तब्दीली नहीं आने वाली। तो अबू ने कहा, यार मियोसिस तो हो रही है ना, हर दफा मियोसिस तो हो रही है ना, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस तो हो रहे हैं। और मैंने कहा, अगर इसके अंदर स्मॉल ए में मियोसिस कितनी को होगी? नहीं समझे? स्मॉल ए में कितनी कुछ शफलिंग ऑफ जीन्स हो जाएगी जनाब। तो अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, पुत्र सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से मुराद क्या है? कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, जो मियोसिस चल रही है, और मियोसिस में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्रॉसिंग ओवर के अलावा एजेंट्स होने चाहिए। अबू ने कहा, वो एजेंट्स कौन से हैं? तो मैंने कहा, अबू को मोजज़ा हो कि जीन के अंदर बैठे बैठे कोई तब्दीली आ जाए। पुत्र जीन के अंदर उसके कोड्स में तब्दीली आने को क्या बोलेंगे? म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन। नंबर 2, मैं माइग्रेशन अगर कर जाऊं, मैं यहां से चला जाऊं उठकर किसी और मुल्क में जाकर, वहां जाकर मैं शादी कर लूं, तो इस तरह आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकती है। या फिर बीमार जीन वाले ऑर्गेनिजम्स की शादी ही ना हो और वो मर जाएं, तो वो बीमारी वाली अलील उस बंदे के साथ ही दफन हो जाए। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं,
कि किसी माहौल में से वो जीन खत्म हो जाना, वो भी उस ऑर्गेनिज्म की शादी ना हो सके, या वो ऑर्गेनिज्म बांझ रहे, या उसकी किसी वजह से उस वो ऑर्गेनिज्म अपनी अलील को अगली नस्ल में पास ना कर सके, या फिर जो सदियों से चलती आ रही है कजन मैरिजेस, वो रैंडम मेटिंग कहलाती है। तो अब्बा जी अब ये नियम हमें तोड़ना होगा, हमें रैंडम नहीं, हमें सदियों से चलते आए हुए तरीके छोड़कर हमें नॉन रैंडम मेटिंग की जानिब जाना होगा। किसकी जानिब जाना होगा? नॉन रैंडम मेटिंग की जानिब। और तो और सिलेक्शन करनी होगी। अब अगर तो ऑर्गेनिज्म अपनी जीन लेकर मर जाता है तो वो होगी नेचुरल सिलेक्शन, और अगर कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादियां की जाएं तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आ जाएगा। जी मेरे बच्चों, तो म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग या सिलेक्शन। लिहाजा बच्चा, मैंने अब्बू जी को बताया, पापा जी शफलिंग ऑफ अलील्स इन मियोसिस, या रैंडम से मुराद जो पुरखों से उस पॉपुलेशन में आई जा रही है, वो पुप्पी का पुत्र, और वही रैंडम से मुराद कोई तब्दीली नहीं। मेटिंग जो है या फर्टिलाइजेशन कर लें, दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ओवरऑल जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के ओवरऑल जेनेटिक स्ट्रक्चर पर इसकी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये था हार्डी-वेनबर्ग की स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पुत्र यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी आपने याद करनी है, दोबारा सुन लें। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स। तो अलील्स की फ्रीक्वेंसी तो कल वाले लेक्चर में मैंने निकालने सिखा दी थी, बल्कि नहीं, सॉरी, पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स कैसे निकालते हैं और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं। तो जनाब खैर पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी सिखाई थी। तो अलील तो जीन है बेटा, तो ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज अभी पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा। तो कह रहा है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स में किसी पॉपुलेशन में के जीन पूल में इट विल रिमेन कांस्टेंट सेम ओवर जनरेशंस unless acted upon by agents other than sexual reproduction। और वो एजेंट्स कौन से हैं? म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा बेटा, ये इनकी जो है ना डिटेल, म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग और सिलेक्शन, ये आएगी लेक्चर नंबर 10 में। तो 9 पार्ट 1, 9 पार्ट 2 के बाद जो लेक्चर 10 है उसमें हम इनकी डिटेल करेंगे। दैट इज एजेंट्स which brings changes in the gene pool। तो बच्चों ये एजेंट्स के नेम्स लिखने हैं और उसके बाद आपने ये वाली स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। याद रखें कि स्टेटमेंट में ये पॉइंट 3, 4 और 5 शामिल हैं। कौन कौन से मेरा बच्चा? 3, 4 एंड 5। लो जी, इसके साथ ही सर अफजल को बेटा इजाज़त दीजिए। 9 का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन P + Q = 1 और P² + 2PQ + Q² = 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीते रहिए जी, और सुने पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर लॉन्ग बनेगा। खुदा हाफिज़।